Hi, how are you? I hope you all are fine. And SEBI has already announced their results. And according to results, approx more than 5,000 students have cleared their pre-examinations. So congratulations for them. The one who are going to attend mains examinations and the one who didn't clear their examination, please do not lose their hopes. Soon RBI grade B will come. So keep consistency continuously so that you can crack next upcoming examinations. As you already know that I have taken so many sessions regarding Companies Act, and today again we are continue one more sessions in this series. तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स बोले हैं कि कंटेंट जो है सो सर आपका इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, कंटेंट आपका इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। चलिए अब हम इस कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो देख लीजिए कि कंटेंट इंग्लिश मीडियम में ही है और मैं आपको एक्सप्लेनेशंस हिंदी मीडियम में दूंगा ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन सके। चलिए तो सेशंस की शुरुआत करते हैं। और जो लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू द आवर चैनल एंड यू विल गेट बेनिफिटेड बिकॉज आपको ही सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिलेगी। तो चलिए सेशंस की शुरुआत करते हैं। तो अभी तक टिल नाउ वी ऑलरेडी स्टडीड चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी एंड चैप्टर 3 in before starting chapter 3 I already taught you basic terminations so that you can understand companies act very well। तो हमने आपको ऑलरेडी टीच कर दिया है इस सब को, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ टुडे वी विल प्रोसीड दिस चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। ठीक है, तो इसमें सेक्शंस 43 से 72 तक है। तो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि आज के थंबनेल में लगा हुआ है 43 से 45 तक। सो टुडे वी विल टीच यू ओनली these three sections। so let's start to the sessions। तो देख लीजिए आई ऑलरेडी कवर्ड सो मेनी सेक्शंस। तो आज हम लोग चैप्टर 4 में सेक्शंस 43 से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए चैप्टर 4 जब यहाँ पे ये सेक्शंस है तो चैप्टर 4 का जो फर्स्ट सेक्शंस है 43 से लेकर के 72 तक है। 1 मिनट या 72 तक है। तो आज हम लोग 45 तक पढ़ेंगे। तो इसमें ये जो सेक्शंस है 43 ये बात करती है शेयर काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल की। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल में मैंने ये खुद से एक टेबल ड्रॉ कर दिया है ताकि आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सके। देखिए काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप्स होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और सेकेंड टाइप्स होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एंड इसको ये जो फर्स्ट जो टाइप है ए टाइप, इसको फर्दर 2 सबसेक्शंस में डिवाइड किया गया है। 2 सेक्शंस इनका आउट डिवाइड किया गया है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप्स के होते हैं कौन से? तो विथ वोटिंग राइट्स और विथ डिफरेंशियल्स राइट। तो डिफरेंशियल्स राइट क्या होता है? तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा फ्लिपकार्ट में अब वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट को ओवरटेक कर ली हुई है, बट फ्लिपकार्ट के फाउंडर आई थिंक सचिन बंसल या कोई थे, मैं एग्जैक्ट नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। तो उनके पास कुछ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर होंगे। तो उनके पास एक शेयर होंगे तो मे बी उनका वोटिंग राइट ज्यादा होगा। ऐसे जनरली एक शेयर पे एक ही वोटिंग राइट मिलता है, बट डिफरेंशियल्स राइट में आपको कुछ एक्स्ट्रा वोटिंग राइट्स भी मिल सकते हैं। तो ये इसी का कहने का मतलब ये हुआ। तो ठीक है, तो ये आप लोग समझ लिए कि काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फर्दर इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू two parts। One is with voting rights and another is with differentials right as to dividends। ठीक है, तो with differentials right तो आपको ये याद रखना है कि इक्विटी शेयर कैपिटल 2 टाइप्स के होते हैं, with voting rights and with differentials voting rights। okay, and this section is not applicable to private company and specific IFSC कंपनी। ठीक है, तो आप लोग कंपनीज एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो वो सारे सेक्शंस में ये 4 जो चीज है, आपको 4 चीज ये आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। कोई लॉ जो है सेक्शन 8 पे लागू नहीं होगा, कुछ लॉ को आपको IFSC कंपनी पे लागू नहीं होगा, कुछ जो है ये प्राइवेट कंपनी पे लागू नहीं होगा और कुछ जो है सो गवर्नमेंट कंपनी पे लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये इतने चीज पे ये हर सेक्शंस में हर टाइप से दिया गया है कहीं पे। तो ये आप याद रखिए कि यही 4
कंपनी जो है कहीं पे ये दोनों पे लागू होगा, ये पे लागू नहीं होगा, इस तरह से ये काफी कंफ्यूजन रहता है। तो ये आपको 1 मिनट, ये आप हमेशा याद रखिए कि ये नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी एंड आईएफएससी पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो ये सेक्शन 43 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सब चीज जो है ये सेक्शन इस कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जब यहीं पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं है तो इस सब चीज की तो बात ही मत करिए, क्योंकि इसी के अंदर ये सब ये रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए कि प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल क्या होता है, ठीक है। ये प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल में क्या होता है कि डिविडेंड ऑफ पेमेंट, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी बढ़िया अवस्था लेकर के जाती है, जब इनका इंसॉल्वेंसी होता है, तो उस समय में आपको प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो यही चीज है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हो गया, बट आप इसको डाटा को आप लोग याद कर लीजिएगा। और ये जो डाटा है, ये ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंशियल्स राइट जो है कंपनी जब चाहे सूत उठ के मुंह उठा के आए और ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ये जो सेक्शंस है इसके लिए बहुत सारे कंडीशंस दिए गए हैं, ठीक है, कंपनीज एक्ट में। तो इस पोर्शंस के लिए बहुत सारे कंडीशंस दिए गए हैं। तो ये क्या कंडीशंस दिया गया है कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट आपको इशू करने के लिए, तो इसको हम लोग अब फर्दर स्टडी करेंगे। तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर, ठीक है। तो देख लीजिए ये जो पोर्शंस है 1 मिनट, ये पोर्शन, इस पोर्शन पे हम लोग टोटल कंसंट्रेशन रखेंगे और अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो डिफरेंशियल्स राइट जो दिया गया है एज टू डिविडेंड्स एंड वोटिंग्स के लिए, देख लीजिए यहाँ पे डिफरेंशियल्स राइट दिया गया है डिविडेंड्स एंड वोटिंग्स के लिए। तो इसके लिए कंडीशंस है, कंडीशंस कहाँ पे दिया गया है, तो ये कंडीशंस कहीं और डिफाइन किया गया है, ठीक है। लॉ को पढ़ाना इतना इजी नहीं होता है कि आप इतने इजी वे में आप लॉ को पढ़ा दो। तो ये कहीं कहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है, तो ये जो डिफाइन किया गया है रूल फॉर कंपनीज का शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल 2014 में इसको डिफाइन किया गया है। 4 नंबर पॉइंट में इसको डिफाइन किया गया है, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल्स राइट, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स, तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या इसको याद करना है, तो नहीं, इसको नहीं याद करना है, ठीक है। बस ये इसको आप याद नहीं करना है कि ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है, बस मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि ये कहीं और इसको डिफाइन किया गया, ठीक है। ये 2014 का जो रूल्स था उसमें डिफाइन किया गया, ठीक है। तो लेट्स मूव, इसको याद करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सॉरी मैं थोड़ा रेड पेन से इसको कर दूं, रेड पेन से मैं जो भी चलाऊं तो आप लोग उसको समझ लेना कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मारने की जरूरत है, ठीक है। तो और हाँ, कंपनीज एक्ट आपको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शंस है, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ लो तो उसमें मैनेजमेंट पढ़ोगे तो वहाँ पे कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे, वो कीवर्ड्स मैच करेंगे या नहीं करेंगे, किस राइटर से मैच कर जाएंगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। बट कंपनीज एक्ट में ऐसा नहीं है, कंपनीज एक्ट में कीवर्ड को साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, वहाँ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है तो यही रहेगा। तो इसलिए आपको कंपनीज एक्ट सबसे ज्यादा स्कोरिंग दे सकता है, आप लोग अच्छे से इसको करो, ठीक है। तो इसका जो कंडीशंस है A.2 का, यहाँ आप देख लीजिए A.2, ठीक है, A.2 का, ठीक है, A.2 का जो कंडीशंस है, तो ये क्या होता है, इसको डिफाइन किया जाता है कहाँ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। तो पूछ दिया जाएगा कि डिफरेंशियल वोटिंग्स राइट कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको अक्सर पढ़ते रहिए, ठीक है। और इसको जो है ऑथराइज किया जाता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस पास्ड एट जनरल मीटिंग, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस के द्वारा जनरल मीटिंग में इसको पास किया जाता है, ठीक है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि इसको आप जब चाहे कर सके। आप ये चीज आप तभी कर सकते हैं जब आपका शेयर जो है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है। और इसको जो हम लोग अप्रूव करते हैं, जो शेयर को, ये राइट को, कंडीशंस को, इसको हम लोग पोस्टल बैलेट के जरिए इसको अप्रूव किया जाता है। देखिए, द इशू ऑफ ए सच शेयर शैल बी अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर थ्रू पोस्टल बैलेट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ देंगे कि वोटिंग से करते हैं, किस तरह से करते हैं, तो आप लोग मेल के जरिए करते हैं, तो आप लोग इसको भी याद रखिए कि पोस्टल बैलेट के जरिए इसको ये अप्रूव किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में जो वोटिंग पावर होता है डिफरेंशियल राइट्स का, वो जो है वो एक्सीड नहीं कर सकता है 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडिंग वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल्स राइट, ठीक है। तो ये डाटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग याद रखें कि
वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल्स राइट, डिफरेंशियल्स राइट के लिए, क्योंकि ये देख लीजिए ये जो टोटल रूल ही बात कर रहा है डिफरेंशियल्स राइट का, ठीक है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी हम लोग डिफरेंशियल्स राइट की ही बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बात हो रही है डिफरेंशियल राइट का कि वोटिंग पावर विथ इन रिस्पेक्ट टू शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट, कितना रिस्पेक्ट राइट दिया जाए, वो जो है शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडिंग वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल राइट, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। चलिए, ठीक है, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कट हो रहा होगा, तो चलिए मैं आपको अपने आप को हाइड कर लेता हूं। तो ये देख लीजिए कि ये शैल नॉट बी एक्सीड 74% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडिंग वोटिंग पावर रिस्पेक्ट सर। तो चलिए मैं अपने आप को हाइड ही रखता हूं ताकि कुछ कटे नहीं और आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। और ये पॉइंट डी जो है इसको रिमूव कर दिया गया है। तो यदि आपके पास किसी कंटेंट में आप लोग किसी और वेबसाइट से या चैनल से फॉलो कर रहे होंगे किसी कोचिंग का मटेरियल, और यदि वहां पे ये चीज दिया होगा तो आप इसको क्रॉस कर दीजिएगा, क्योंकि अब ये लाइन कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और देख लीजिए कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स को, डिफरेंशियल शेयर्स को इशू करने के लिए, ये डिफरेंशियल राइट्स को इशू करने के लिए द कंपनी नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न, यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट लगा देंगे, इनकम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लगा देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पे इसको कौन सा फाइल करना रहता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स, तो डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए 3 ईयर्स तक, ठीक है। इमीडिएटली प्रोसीडिंग 3 ईयर्स, तो इमीडिएटली प्रोसीडिंग 3 ईयर्स का मतलब हुआ कि मान लो अभी ईयर है 2022, ठीक है। तो 2021 एंड 2020, ठीक है। तो ये लगातार 3 ईयर्स में कहीं भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब ये 2019 ये 3 ईयर्स में सही हो और यहाँ पे गलत हो जाए, तब नहीं इशू कर सकता है। लास्ट के 3 ईयर्स में देख लीजिए लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, तो लास्ट के 3 ईयर्स में आपको डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। होप आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द कंपनी हैज नो सब्सिस्टिंग डिफॉल्ट इन द पेमेंट, ठीक है। कोई भी डिफॉल्ट नहीं हो पेमेंट में, किसमें, तो डिविडेंड में, डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर, रिपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट्स पे, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स पे और इंटरेस्ट पेमेंट्स पे, और तो इस टाइप से जो भी हो आप बस यही याद रखो कि ये जो है सो कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए डिविडेंड्स में, मैच्योर डिपॉजिट्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में और इंटरेस्ट में, तो इस समय कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट पॉइंट में देख लीजिए कि कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स और रिपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन। यदि ये कंपनी लोन भी लिए हुए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, तो इसमें भी आपको कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए कि ये दोनों पॉइंट में कंपनी डिफॉल्ट हो जाते हैं, तो डिफॉल्ट होने के बाद एक टर्म दिया गया है कि इसके बाद जो है ये स्पेशल क्लॉज लगाया गया था, बाद में अमेंडमेंट करने के बाद लगाया गया था 2013 के बाद, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि प्रोवाइडर कंपनी में इशू इक्विटी शेयर्स, ये डिफॉल्ट होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि इशू नहीं कर सकता है, इशू शेयर्स को आप इशू कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स को, बट कब, जब आपका 5 ईयर एक्सपायरी का डेट ओवर हो जाता है तब, ठीक है। तो इट मीन्स कि यदि आप 2016 में आप डिफॉल्ट किए हैं तो आपको 2021 तक आपको वेट करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट यू आर एबल टू इशू डिफरेंशियल राइट शेयर्स। हाउ आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देख लीजिए कि कंपनी जो है कभी भी पेनलाइज नहीं हुआ होगा इन द लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट के 3 ईयर्स में, ठीक है। लास्ट के 3 ईयर्स में आपको जो है पेनलाइज नहीं किया गया हो आरबीआई एक्ट के तरह, ठीक है, सेबी एक्ट के तहत, सिकरा एक्ट के तहत और फेमा एक्ट के तहत। तो ये 4 एक्ट या एनी अदर स्पेशल एक्ट विच इज मेंशन इन द कंपनीज एक्ट। तो कोई भी दूसरी एक्ट जो कि
कंपनीज एक्ट में मेंशन किया गया है उसके तहत आपको कभी भी पेनलाइज नहीं किया गया हो लास्ट 3 इयर्स में, तो बिफोर 3 इयर्स इट कैन बी हैपन, बट ड्यूरिंग लास्ट 3 इयर्स आपको कभी पेनलाइज नहीं किया गया हो तो आप जो है इसको इशू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 43 में आगे कंटिन्यू करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे कि एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो है सो अटैच किया जाता है। तो एक्सप्लेनेटरी नोट्स में क्या अटैच करना है, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट है, 10 to 12 पॉइंट्स है, जिसको कि मैं इंटेंशनली छोड़ रहा हूं क्योंकि उसमें वही बताया गया है कि पर्पस क्या है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसके नाम पे इशू करना चाहिए, मीटिंग में, लास्ट मिनट्स में, तो वो सब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे कोई डिजिटल डाटा नहीं दिया गया, तो इसलिए मैं इसको इंटेंशनली छोड़ दिया हूं क्योंकि यदि उसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो 2 से 3 पेज यहाँ पे काफी लंबी हो जाएगी और वहां से लेस देन 10% चांस है कि लेस देन 5% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे, यहाँ से कोई टाइप का क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, इसलिए मैं इसको इंटेंशनली छोड़ रहा हूँ पॉइंट 2 नंबर का एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, इसमें दिया गया है द होल्डर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट शैल एंजॉय ऑल अदर राइट्स सच एज बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स। तो बोनस शेयर, राइट शेयर्स का जो ऑर्डिनरी शेयर्स होल्डर को जो राइट दिया जाता है वो राइट इनको डिफरेंशियल राइट्स वाले जो शेयर होल्डर है उनको भी ये राइट दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव। चलिए, तो ये सेक्शन 44 जो है आईसीएआई के मटेरियल में इसको उतना डिस्कस नहीं किया गया, मैं तो नहीं देखा कहीं पे इस टाइप से उसका कुछ एक्सप्लेनेशन किया हो, बट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं ताकि ऐसा ना हो कि आप लोगों को लगे कि मैं कुछ छोड़ दिया हूं। तो इसको छोड़ के पढ़ाया जा सकता था, बट मैंने यहाँ पे डाल दिया कि देखिए नेचर्स ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। तो एक चीज है कि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स यदि डिवेंचर्स नाम से कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो बॉन्ड एंड डिवेंचर्स क्या होता है वो मैं आप लोग को बता चुका हूं, तो आप लोग बेस बिल्डिंग वाले वीडियो में जाकर के देखिएगा तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अच्छी डेवलप हो जाएगी। बॉन्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है एंड डिवेंचर जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है, और दोनों में डिफरेंस भी है, यही ये तो सबसे बड़ी डिफरेंस है, और भी डिफरेंस है तो वो आप लोग देखिएगा। चलिए इसका हम लोग करते हैं। देखिए द शेयर्स और डिवेंचर्स और अदर इंटरेस्ट ऑफ देयर एनी मेंबर इन कंपनी शैल बी मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो है एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसको आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी के द्वारा ये राइट दिया जाता है। ठीक, तो सेक्शन 44 ओवर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द सेक्शन 45। ठीक है, नंबरिंग ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ये भी आईसीएआई में उतने डिटेल में नहीं दिया गया, और एक ही लाइन है ही इसका, कंपनीज एक्ट का मैं प्रोस्पेक्टस देखा था उसमें देख रहा था, तो इसमें एक ही लाइन दिया गया जो कि मैं आपको डाल दे रहा हूँ कि एवरी शेयर्स इन ए कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स डिस्टिंक्टिंग नंबर। ठीक है, तो नंबरिंग ऑफ शेयर्स में आपको हर शेयर्स के ऊपर एक डिस्टिंक्टिव नंबर रहता है, तो ये आपको पावर कहाँ से मिलता है, तो सेक्शन 45 से मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब सेशंस को एंड करने का टाइम आ गया है, तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और कमेंट करिएगा, कोई भी सजेशन हो इम्प्रूव करने की जरूरत हो तो, ताकि और भी इम्प्रूव किया जा सके। और आप लोग अभी तक यदि टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और वीडियो नहीं अच्छी लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट आप कमेंट करिएगा ताकि और अच्छी वीडियो को बनाया जा सके। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।